हाय गाइस, मैं हूं निखिल और ललन टॉप के न्यूज़ रूम में मैं खड़ा हूं स्वाति के साथ। जब हम छोटे थे तब जीके के जो सवाल होते थे उनमें एक होता था यूएस का प्रेसिडेंट कौन है, हम उसका जवाब पढ़ते थे और उसके बाद अगला सवाल होता था कि रशिया का प्रेसिडेंट कौन है। बचपन से मतलब यूएस प्रेसिडेंट्स अपडेट होते जा रहे हैं। पहले क्लिंटन आए, फिर उसके बाद बुश आए, फिर उसके बाद ओबामा आए, अब डोनाल्ड ट्रंप नाम की बीमारी है वहाँ पे। लेकिन एक जो दूसरा सवाल होता था उसका जवाब बदल ही नहीं रहा है। अगस्त 1999 से रशिया पे जिसका कहते हैं आयरन फिस्ट, उस तरह का रूल है व्लादिमीर पुतिन का। हाल ही में वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं जिसमें वो दोबारा जीत के आए हैं और अब ये तय है कि 2024 तक रशिया में बस पुतिन ही होगा। तो व्लादिमीर पुतिन की जो कहानी है वो पोस्ट यूएसएसआर रशिया की भी कहानी है और किस तरह से एक आदमी मजबूत होता है, किस तरह से एक प्रेसिडेंट मजबूत होता है और किस तरह से एक देश मजबूत होता है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी लंबी है, इसीलिए साल दर साल के हिसाब से हमने इसे बांटा हुआ है और ये सारी रिसर्च की है स्वाति ने। तो हम स्वाति से समझेंगे कि आज जहाँ पुतिन हमें नज़र आते हैं वहाँ पहुँचे कैसे हैं। तो पहला जो पीरियड हम डिस्कस करना चाहते हैं स्वाति वो बर्लिन वॉल वाला है। लेकिन उससे पहले जब बर्लिन वॉल नहीं होती थी तब पुतिन क्या करते थे वो बताइए। पुतिन थे रशिया में, जैसे हमारे यहाँ रॉ है वैसे रशिया में थी केजीबी। एकदम उसके किस्से मशहूर हैं, ठीक है। इतनी दुर्दांत और इतनी क्रूर खुफिया एजेंसी थी। तो केजीबी के सीक्रेट एजेंट हुआ करते थे पुतिन। और ईस्ट जर्मनी में उनकी पोस्टिंग थी, जगह जगह बदलती रहती थी। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस वक्त वो ईस्ट जर्मनी में पोस्टेड थे एज अंडरकवर एजेंट। अच्छा, तो मतलब जब वो टाइम आ रहा है जब रशिया लगातार वीक होते जा रहा है, यूएसएसआर, तब पुतिन अपना करियर बना रहे थे केजीबी में। लेकिन उसके बाद जब बर्लिन वॉल टूटी तो एक दीवार नहीं टूटी, बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल गई, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल गई। पुतिन की भी बदलती है, कैसे? पुतिन ने केजीबी छोड़ दिया और वो चले गए एक्टिव पॉलिटिक्स में। अब वो वापस लौट कर आएंगे 1999 में। लेकिन 1991 जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और इस 1999 के बीच के 8 सालों की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पुतिन के बारे में डिस्कस करने से पहले समझ लेनी चाहिए कॉन्टेक्स्ट में। कि 1991 में रशिया को राष्ट्रपति मिले बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। वो चाहते थे कि अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ रूस के रिश्ते सुधरें, वो कोल्ड वॉर वाली स्थिति ना हो। लेकिन जो रूस में लोग थे वो इससे ज़्यादा खुश नहीं थे। उनको ऐसा लगता था वो अमेरिका को विलेन के तौर पर देखते थे। तो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थे येल्त्सिन। और उस बीच में क्या हुआ था कि रशिया के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी यूएसएसआर टूटने के बाद कि वो पैसा कहाँ से लाएगा देश चलाने के लिए। बहुत गरीबी थी, भुखमरी थी, बेरोज़गारी थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतरी हुई थी। तो बहुत सारे एंटरप्राइजेस शुरू किए सरकार ने, लेकिन कुछ चल नहीं पाया, प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन पाया, ठीक है। तो एक ग्रुप था इन्फ्लुएंशियल लोगों का जिनके पास बहुत पैसा था, जिनको आप समझिए कि टाटा बिरला थे वहाँ के, उनको ओलिगार्क्स कहा जाता था। इन ओलिगार्क्स के पास बहुत पैसा था और वो सारी सरकारी कारोबार जो थे, कंपनियाँ थी, जो फैक्ट्रीज थी, वो उन्हीं के पास चली गई थी। तो उनके पास पैसा था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था। तो येल्त्सिन भी उनके प्रभाव में थे और चूँकि येल्त्सिन उनके प्रभाव में थे इस वजह से ओलिगार्क्स और ज़्यादा मजबूत होते चले गए। फिर 1999 में आते हैं हमारे पुतिन, ठीक है, जो उससे पहले सेंट पीटर्सबर्ग शहर था उसके डेप्यूटी मेयर थे। अच्छा। लोग कहते हैं कि वो जब डेप्यूटी मेयर थे तो अपने पद का फ़ायदा पहुंचाया था उन्होंने क्राइम सिंडिकेट्स को, ठीक है। और इसी सिलसिले में फिर वो ओलिगार्क्स के करीब आए थे, उनके विश्वस्तों में से एक बन गए थे और शायद इसी वजह से उनकी एंट्री हुई प्रधानमंत्री के तौर पर अगस्त 1999 में जब बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें अपॉइंट किया। स्वाति, काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं कि किस तरह से पुतिन पहली बार मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में और इतने बड़े पद पे आते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि एक कोवर्ट मिशन था ऑपरेशन सक्सेसर नाम का, जिसके नतीजे में पुतिन पहली बार वहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे। वो क्या था? जब अगस्त 1999 में पुतिन आए प्रधानमंत्री बनकर तो ये था कि उससे पहले यूएसएसआर के विघटन का फ़ायदा उठाते हुए चेचन्या विद्रोही जो लंबे समय से आज़ादी की मांग कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था। तो यहाँ पर सितंबर 1999 में, यानी कि पुतिन के आने के 1 महीने बाद ही रशिया में 2-3 बड़े जगहों पर 2-3 शहरों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिसमें से एक राजधानी मॉस्को भी थी। तो इन धमाकों
में तकरीबन 300 के करीब लोग मारे गए। अब पहली बार लोगों ने देखा कि आए टीवी स्क्रीन के सामने पुतिन और उन्होंने कहा कि ये इसके पीछे, इन बम धमाकों के पीछे चेचन विद्रोहियों का हाथ है, और उन्होंने कहा कि वो सब पागल कुत्ते हैं और पागल कुत्तों को उनकी सही जगह दिखाई जानी चाहिए और उनके साथ वैसा ही हम बर्ताव करेंगे, हम बदला लेंगे। तो जो लोग थे, अब अगस्त में जब पुतिन आए तो उनकी रेटिंग, मैं आपको बताती हूँ कि ये बदला लेने वाली बात के बाद उनकी रेटिंग कैसे आसमान फाड़ के ऊपर बढ़ी कि अगस्त में उनकी रेटिंग 2% थी, और ये बयान देने के बाद, ये जो बॉम्बिंग्स हुई और उसके बाद जब उन्होंने कहा बयान कि हम बदला लेंगे, इसके बाद नवंबर आते आते उनकी रेटिंग ऊपर बढ़कर 45 पॉइंट पर चली गई। तो लोग कहते हैं कि ये असल में पुतिन और येल्त्सिन के बीच, ठीक है, जो पावर ट्रांसफ़र होना था ओलिगार्क्स की देखरेख में, उसको स्मूथ बनाने के लिए, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए किया गया। और वो जो बम धमाके हुए थे वो असल में खुद इसकी रूस की सरकार ने और खुफिया एजेंसियों ने प्लॉट किया था। हाँ, प्लॉट किए या फिर उन्होंने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उससे इनको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये बन जाते हैं प्रेसिडेंट पहली बार 2000 में, मतलब दिसंबर 1999 में। येल्त्सिन ने अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले ही इस्तीफा दे दिया था, और मतलब ऑलमोस्ट 2000 आ गया था, लेकिन तारीख वाइज दिसंबर 1999। और फिर होता है पहला इलेक्शन। और रशियन इलेक्शन सिस्टम को कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो इस तरह का है या फिर इस तरह का कर दिया गया है कि पुतिन काफ़ी कंफर्टेबली जीत जाते हैं। तो हम उनके पहले इलेक्शन के बहाने ये भी समझेंगे कि रशिया में प्रेसिडेंट्स चुने कैसे जाते हैं। रशिया में जो स्टेट हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, फिर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है। वहाँ पे सदन के 2 हिस्से होते हैं, जैसे हमारे यहाँ है ऊपरी सदन और निचला सदन, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, वैसे वहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट फैसले हैं वो ऊपरी सदन के हाथों में होते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कोई प्रस्ताव पारित होगा तो उसको पहले निचले सदन से होकर जाना पड़ेगा। तो रशिया में जो टॉप 3 पद हैं सबसे महत्वपूर्ण, तो सबसे पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, और तीसरा जो काउंसिल ऑफ फेडरेशन है यानी ऊपरी सदन, उसका जो चेयरमैन होता है वो, ये तीनों सबसे इम्पॉर्टेंट वो होते हैं। एक चीज़ और रशियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम के बारे में ये है कि वहाँ पे इस तरह का नियम बनाया गया है कि 2 राउंड की वोटिंग हो, ताकि जो भी व्यक्ति जीते उसे एक स्वस्थ बहुमत मिल जाए अपना काम करने के लिए। तो अगर पहली बार आप इलेक्शन में बहुत सारे मत लेके नहीं आते हैं, 50 के पार आप नहीं जाते हैं, तो फिर दूसरे राउंड की वोटिंग होती है। और आज तक ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है बोरिस येल्त्सिन के केस में, और पुतिन को कभी इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर होते गए, और उसी की कहानी हम आपको बता रहे हैं। तो 2000 से 2004 के बीच में पुतिन की प्रेसिडेंसी कैसी रही? 2000 से 2004 यानी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो उनका पहला कार्यकाल था वो उनको इंटरनल चीज़ों से निपटने में, खुद को स्ट्रांग बनाने में बीता ज़्यादातर, और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी। अब बाहर वेंचर आउट करने से पहले, कुछ और करने से पहले अपने यहाँ को ठीक करना चाहते हैं। तो ओलिगार्क्स, क्योंकि वो उनके सपोर्ट से आए थे, तो अब पुतिन को सबसे ऊपर होना था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पावरफुल होने के लिए उनको ओलिगार्क्स और बाकी जो भी थे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे या सीक्रेट सर्विसेज थे, इन सबको अपने से नीचे रखना था। तो वो पूरा कार्यकाल जो था वो मेनली पुतिन का इन सब चीज़ों में गया। और 2000 से 2004 के वो वक्त था जब सस्ते तेल के दिन लद गए थे। उसके बाद तेल की कीमतें लगातार बढ़ी थी, कच्चे तेल की, और रशिया दुनिया के बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक है। तो इसलिए पुतिन के पास काफ़ी सारे पैसे थे अपनी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए भी। और अब जब पैसा आता है तो कहते हैं कि पैसा पावर को और पावर पैसे को फॉलो करता है। फिर आता है उनका सेकेंड टर्म 2004 से 2008 तक। 2004 से 2008 में आप ये समझिए कि रशिया जो था अब इतना पावरफुल हो चुका था, इस स्थिति में आ चुका था कि वो अपनी सीमाओं से बाहर वेस्ट पर ध्यान दे सके, खासकर अमेरिका की ओर ध्यान दे सके, क्योंकि अमेरिका बहुत जगहों पर एक्टिव था, ठीक है। और रशिया जो था वो अपने आसपास जो अपना पड़ोस है उसको सिक्योर करना चाहता था। वहाँ पे जो नाटो की गतिविधियाँ थी, ठीक है, उनको कंट्रोल करना चाहता था। तो इसका
नतीजा आया जब उनका दूसरा कार्यकाल खत्म हो गया 2008 में, तब हम पहली बार जब वहाँ देखते हैं जॉर्जिया में अगस्त 2008 में जो रशिया ने वहाँ पे अटैक किया था और उनके 2 प्रोविंसेस को उन्होंने एक तरह से हथिया लिया था, कह सकते हैं। हाँ, तो वो पहला ऐसा मौका था जब हम देखते हैं कि रशिया अब बाहर निकलकर अपनी सीमाओं से बाहर जाकर ध्यान दे रहा है, ठीक है, मतलब कैपेबल हो रहा है। लेकिन इस वक्त 2008 में हमें ध्यान देने वाली बात है कि जो पुतिन थे वो राष्ट्रपति नहीं रह गए थे, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। हाँ, अब यहाँ पे एक जोल है। दरअसल सीन ये है कि रशिया में जो प्रेसिडेंसी है वो एक बार में 2 कार्यकाल तक आप एक व्यक्ति उस पर रह सकता है, उसके बाद आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ब्रेक लेकर के वापस आना चाहें तो आप आ सकते हैं। तो यही काम पुतिन ने भी किया था। पुतिन ने दरअसल किया ये कि 2008 में जब उन्हें अपने पद से हटना पड़ा क्योंकि संविधान के नियम उस तरह के थे, तब उन्होंने अपने एक विश्वस्त दमित्री मेदवेदेव को प्रेसिडेंट बनाया और खुद पीएम बने। और तब कहते हैं कि जो कठपुतली शासन था वो उसकी जो आप ये कहें कि दोरियां थी वो पुतिन के हाथ में थी। और दमित्री मेदवेदेव को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि उन्हें हमारे देश में 26 जनवरी की जो परेड हुई थी उसमें स्टेट गेस्ट बना के बुलाया गया था। तो तब लोगों ने कहा कि मेदवेदेव आ रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं। बहुत से लोगों को तो तब प्रोनाउंसिएशन में जब पहली बार नाम सुना था मेरी भी जीभ लटपटाती थी, मेदवेदेव। उनको भेजने वाले भी पुतिन थे और मेदवेदेव ने जो कुछ यहाँ कहा होगा वो भी कहने वाले पुतिन ही थे। हाँ, आप बता रही थी जॉर्जिया में जो उनका जॉर्जिया में हुआ उसके बाद, लेकिन वहाँ पे हमें पुतिन की साफ झलक दिखती है कि जो वो जॉर्जिया का इन्वेजन था, जो एनेक्स किया, वो तो पुतिन का ही स्टाइल था। क्योंकि पुतिन ना हमेशा उनका जो शुरुआत से रहा है, ठीक है, एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद वो जब मिलिट्री इंटरवेंशन करते हैं ना, जब मिलिट्री के राज पर जब कोई ऑपरेशन होता है, जब इस तरह का युद्ध होता है, तो वो और ज़्यादा लोकप्रिय और ज़्यादा मजबूत होते चले जाते हैं। तो वो जो स्टाइल था वो मेदवेदेव का नहीं, वो पुतिन का था। लेकिन फिर उसी दौर में ओबामा आए वहाँ पर अमेरिका में चुनकर, और ओबामा ने अपने शुरुआती दौर में ये कहा था कि वो रशिया के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। फिर मेदवेदेव भी बहुत प्रो वेस्ट कहे जाते थे, ठीक है, और शायद इसीलिए जब मेदवेदेव नहीं चुने गए थे और ये कहा जा रहा था कि कौन चुना जाएगा 2008 वाले जो वो एक कार्यकाल पूरा करने के लिए, तो लोग मेदवेदेव के नाम पर थोड़ी संशय जता रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रो वेस्ट थे। तो इस चीज़ को लेकर कि ओबामा के करीब बात करना, फिर एक निरस्त्रीकरण को लेकर समझौता भी हुआ अमेरिका और रूस के बीच, यानी ओबामा और मेदवेदेव के बीच। इसको कहते हैं कि पुतिन का सपोर्ट नहीं था क्योंकि पुतिन उसको लेकर बहुत पैरानॉइड किस्म के बताए जाते हैं। उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दिए थे, एक पीएम होकर अपने देश के राष्ट्रपति को उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था, खुलकर हुआ था वो विरोध। हाँ, तो ये हुआ था। उसके बाद वो कार्यकाल खत्म हुआ, ठीक है, लेकिन 2012 में वो कार्यकाल खत्म हुआ उनका, और वो फिर दोबारा चुने गए, दोबारा चुनाव हुआ और राष्ट्रपति बने। उससे पहले 2011 में पूरे अरब मिडल ईस्ट के लिए बहुत बड़ा वो था, हिला देने वाला पीरियड शुरू हो चुका था, अरब स्प्रिंग। हाँ, तो वो लीबिया में आप देख लीजिए, यमन में देख लीजिए, सीरिया में देख लीजिए, ये सब तमाम जगहों पर अनरेस्ट शुरू हो चुके थे। और अब जो पुतिन को पता था कि अपना स्टेक बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक वर्ल्ड में एक टाइम में 2 वर्ल्ड पावर्स हुआ करती थी, इस तरफ यूएसएसआर और इस तरफ अमेरिका, दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी। तो अब अगर रशिया को अपना स्टेक बढ़ाना है, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल वो करना है, तो उसको दुनिया में, अब इन लोगों ने, इन देशों ने यही सीखा है, इनको टंगड़ी लगानी पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे गए टंगड़ी लगाई, वहाँ पे गए टंगड़ी लगाई। तो ये कह रहे थे कि लीबिया में भी जब गद्दाफी गए और उसके बाद पावर स्ट्रगल का टाइम शुरू हुआ तो अमेरिका विद्रोही गुट को समर्थन दे रहा था, अमेरिका के इंटरेस्ट थे, तो रशिया भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगा था। रशिया भी वहाँ पे एक जो ग्रुप था खलीफा हफ्तार, उसके उनके ग्रुप का नाम था लीबियन नेशनल आर्मी, उनको सपोर्ट कर रहा था। तो ये वहाँ पे लीबिया में हो रहा था। अब दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस ने एक बहुत ताकतवर साइबर आर्मी बनाई, ठीक है, ऐसी साइबर आर्मी जो दुष्प्रचार करती थी, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट होता था उसके खिलाफ बहुत सारे किस्म के वीडियोस, प्रोपोगेंडा, न्यूज़ वगैरह वगैरह करती थी, ठीक है। इन्होंने एक बार इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने पेंटागन, जो अमेरिकी रक्षा विभाग है का मुख्यालय है, उसके कंप्यूटरों में सेंधमारी कर दी थी, ठीक है। तो इन्होंने यूक्रेन में, अब यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे वो बहुत प्रो वेस्ट थे, ठीक है, प्रो अमेरिका कह लीजिए। तो
प्रो अमेरिका होना और रूस के बगल में होना, अब रूस को इस बात का डर सालने लगा कि हमारे बगल में है, पड़ोस में हमारे अमेरिका आ जाएगा, नाटो आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि पूरा बड़े स्तर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति के खिलाफ कैंपेनिंग शुरू की, साइबर, ठीक है, इंटरनेट ऑनलाइन के थ्रू, और फिर वहाँ पर बहुत जमकर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए, प्रो रशिया, प्रो पुतिन, इन सब के मतलब के पक्ष में माहौल बनने लगा, रैलियाँ निकलने लगी। फिर क्या हुआ कि रशिया ने वहाँ अटैक किया और क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, ठीक है। इसको बहुत, वो जो तारीख थी, जो क्रीमिया एनेक्सेशन की तारीख थी, वो यही 18 मार्च थी, हाँ, जब उन्होंने अपनी विजय रैली निकाली। और इसी वजह से जब लोग कहते हैं कि ये अभी जो इलेक्शन हुआ है 18 मार्च वाला जो गुजरा है अभी 18 मार्च, तो ये जानबूझकर इस तारीख को रखा गया था कि लोग याद करें कि क्रीमिया को हमने कैसे, क्योंकि वो रशिया के लिए पोस्ट उसमें देखें जाकर यूएसएसआर विघटन के बाद वो बहुत ज़्यादा गौरवशाली पल था कि ठीक है, तमाम नाटो है, अमेरिका, इन सबको ठेंगा दिखाकर, अंगूठा दिखाते हुए वो मतलब क्रीमिया को ले आए, जिद पर अड़े रहे। अभी भी वहाँ पे ऐसा नहीं है कि टसल उनका ख़त्म हो गया है, लेकिन रशिया अड़ा हुआ है। तो ये उनका मतलब वो वाला पीरियड था। लेकिन जो हम कहेंगे रूस के लिए सबसे गोल्डन पीरियड कहाँ से शुरू होता है, तो वो शुरू होता है सीरिया से। जब सीरिया में, जैसे सीरिया में 2011 में शुरू हुआ था, ठीक है, सिविल वॉर, तो कहते हैं कि तभी से आर्म सपोर्ट तो कर रहे थे वो उसको, लेकिन खुलकर नहीं सपोर्ट कर रहे थे। तो 2015 में सितंबर अक्टूबर के टाइम में उन्होंने, जो वहाँ पे राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, उन्होंने सपोर्ट मांगा रशिया से और रशिया ने उनको सपोर्ट दिया, वहाँ पे अपनी फ़ौज भेजी, मिलिट्री सपोर्ट दिया हथियारों से वगैरह वगैरह। तो वो जो पीरियड था वो असली मतलब जो रशिया की जो स्ट्रेंथ बिल्डअप होने का, एकदम वर्ल्ड पावर बनने वाली वो जो है वो फेज़ वही था, ठीक है। उसके अलावा अब वो कह चुका है कि रशिया में वो जिस ऑपरेशन के लिए गया था वो अब उसका ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, तो वो अब कई चरणों में वहाँ से अपनी सेना वापस बुलाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा अब वहाँ से बुलाकर अब उनका नेक्स्ट टारगेट लीबिया होगा, ठीक है, क्योंकि रशिया बोल चुका है कि वो लीबिया में सभी पक्षों के साथ बातचीत करके चीज़ों को सुलझाने में, संघर्ष खत्म करने में इंटरेस्टेड है। और इसलिए क्योंकि वो चाहता है, वो जहाँ जहाँ अमेरिका होगा ना, एक बार उन्होंने कहा था, पुतिन ने कहा था कि मैं जो उसका हीरोइज्म है ना अमेरिका का, मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। उन्होंने एक बार ये बात कही थी, बहुत कम बोलते हैं हम, उनके बोला हुआ बहुत कम सुनते हैं ना। तो ये लाइन उन्होंने कही थी और वो इस लाइन पे आपको लगेगा लीक से पकड़कर वो चल रहे हैं इस लाइन पे। जहाँ जहाँ, जैसे देखिए आप अफ़गानिस्तान में देखिए, अफ़गानिस्तान में वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ दोबारा बातचीत करना, ठीक है, और चीज़ें सुलझाना। तो रशिया वहाँ एंटर हो चुका है, एक बार निकला था, अब फिर वापस जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा उसने ईरान से अपने रिश्ते सुधार लिए और ईरान से रिश्ते तमाम लगातार ख़राब होते जा रहे हैं अमेरिका के। तो ये सब आप देखेंगे कि लगातार कैसे अपने यहाँ चीज़ें ऑर्डर में की, इंटरनली स्ट्रॉन्ग हुए, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए, अपोजिशन को ख़त्म कर दिया, मीडिया को ख़त्म कर दिया, मीडिया की का जो स्वतंत्रता है वगैरह, वहाँ मीडिया को प्रोपोगेंडा टूल बनाया, ठीक है, अपने खिलाफ जो अपोजिशन पार्टियाँ थी उनका अस्तित्व ख़त्म कर दिया। तो अपने यहाँ पूरी एक तरह से डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेटिक स्टेट बनाने के बाद अब वो बाहर आए और बाहर आकर भी वो तमाम, जहाँ पे अमेरिका जहाँ जहाँ घुस रहा है वहाँ फेल हो रहा है, रशिया जहाँ जहाँ घुस रहा है वहाँ वो सक्सेसफुल होता जा रहा है। और फिर बहुत बड़ा ब्लो था अमेरिका के लिए, बहुत शर्मिंदगी की बात थी कि जब ट्रंप चुने गए तो उस पूरे इलेक्शन में किसी भी और चीज़ से ज़्यादा रशिया का नाम आता रहा, पुतिन का नाम आता रहा कि कैसे रशिया ने वहाँ उसके इलेक्शन रिजल्ट को प्रभावित किया है। उसकी वजह से उसने जो कैंपेनिंग की हिलरी के खिलाफ, उसकी वजह से ट्रंप को जीत मिली कहा जाता है। और फिर ट्रंप आए, ट्रंप के आने के बाद वो जिस तरीके का बयान देते हैं, उनको लेकर जो गंभीरता ख़त्म हुई है लोगों की अमेरिका के प्रति, तो उसका भी पूरा फ़ायदा पुतिन को मिला है। एक वैक्यूम था, ऐसा लग रहा था बन गया था, उसको वो भर रहे हैं। तो वो लगातार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं
हैं, 2024 तक रहेंगे। उसके बाद पता नहीं क्या दोबारा कोई संशोधन करें तो करें, वरना दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मतलब पता नहीं, बने रहेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो और 2024 तक वो ऐसे रहेंगे कि पुतिन ने 2012 में एक खेल कर दिया था, वो ये कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से अमेंड करते कि आप 2 टर्म से ज़्यादा प्रेजेंट रह पाएँ तो देश के अंदर भी काफ़ी सी सरदारी होती। लोग कहते हैं कि लोग आप पावर अपने पास में जमा कर रहे हैं और दुनिया भी इसे ठीक तरह से नहीं लेती। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने नंबर ऑफ़ टेन्योर नहीं बढ़ाए, उन्होंने एक टेन्योर की लेंथ बढ़ा दी। अब पहले ऐसा था कि रशियन प्रेसिडेंट 4 साल के लिए इलेक्ट होता था, एक और चुनाव लड़ सकता था, फिर 4 साल के लिए लड़ लेगा, तो ये हो गया टोटल 8 साल। अब ये सिस्टम है कि एक टेन्योर होता है 6 साल का 2012 के बाद से, जो कि पुतिन ने अमेंड करवाया, और 6 और 6 हो गया 12। तो बिना बुराई मोल लिए, बिना लकड़ी तोड़े आपने साफ मार दिया और आपके पास जो टाइम है वो 1.5 गुना हो गया है। और जैसा कि स्वाति ने अपनी पूरी स्टोरी में बताया था, पुतिन ताकतवर होते गए हैं और बहुत ताकतवर हो गए हैं, लेकिन साथ में ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पुतिन बहुत ताकतवर लेकिन बहुत विवादास्पद नेता है। खासकर उस तरह से जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन जीते हैं लगातार। जो ताज़ा नतीजे आए हैं उनमें भी यही कहा गया है कि बहुत पहले से लोग ये जानते थे कि जो रिजल्ट्स हैं वो 70 क्रॉस कर जाएंगे, और रिजल्ट आया 76% के आसपास। आप कुछ मुझे लगता है कि हमारे यूपी बिहार के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं इलेक्शन की। रशिया एक ऐसा देश है जिसके इलेक्शन के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही थी, लेकिन ये बात कर रही थी कि क्या तो रिग्ड है, मतलब जीतना तय ही तय, सबको पता था नतीजा। मतलब लोगों ने लगभग ये भी कहा कि इलेक्शंस बहुत हद तक रिग्ड है, क्योंकि जो दूसरे नंबर के प्रत्याशी हैं उनसे उनके और पुतिन के मार्जिन में 6 गुना का फ़र्क है। ठीक है, एज इफ वहाँ पे कोई कंपटीशन था ही नहीं, और जो व्यक्ति कंपटीशन दे सकता था उन्हें पुतिन बहुत पहले एग्जाइल में भेज चुके हैं, जेल में हैं, तो वो करप्शन के एक केस की वजह से इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते थे। और इससे भी ज़्यादा सवाल तब उठे थे जब 2012 में रशियन इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे। वो ये था कि रात को 8 बजे के आसपास वोटिंग खत्म हुई और 10 बजे के आसपास ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि पुतिन जीत गए, जबकि वहाँ पे इलेक्शन बैलेट पेपर से होते हैं। इस बार भी तो यही हुआ कि इलेक्शन खत्म हुए और फिर मंडे मॉर्निंग तक, यानी कि 18 मार्च को इलेक्शन हुए हैं, रात को इलेक्शन खत्म हुए और 19 की मॉर्निंग में रिजल्ट 80% काउंटिंग हो चुकी है बैलेट बॉक्स से। हाँ, और ग्लोबल प्रेस ने इसको काफ़ी रिपोर्ट किया है कि बहुत जगह से इस तरह की खबरें आई कि इलेक्शन में जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स थे उन्हें या तो पोलिंग बूथ में जाने नहीं दिया गया, या तो जहाँ जहाँ वो जा पाए उन्होंने ये देखा कि पोलिंग होने से पहले बैलेट बॉक्स के अंदर बैलेट पेपर ठूसे हुए थे, और फिर जो नतीजा है वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। इस तरह के हम वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आप हमें बताते रहें कि इनमें आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, वो कमेंट्स पे बताइए। अगर और इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो को यूट्यूब कट आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।